हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो में आज हम देखेंगे 20 और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए, गोधरा दंगों की जाँच के लिए। जो 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, उनकी जांच के लिए यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के लिए लागू रह सकता है? तो वो है ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 4th जो उसका भाग है उसमें दर्ज है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? 360 में किसकी व्यवस्था की गई है? तो है ऑप्शन ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। और आज तक हमारा संवैधानिक इतिहास है, मतलब जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, इस अनुच्छेद की कभी भी वर्तों आज तक नहीं की गई, इसको कभी आज तक यूज़ नहीं किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो है ऑप्शन डी, बलवंतराय मेहता समिति। लेकिन इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना कैसे की? क्योंकि इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया, और पंचायती राज सिस्टम ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की स्थापना करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? हमें यह तो पता है कि राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन जब उनके पास वो रेजिग्नेशन आता है उपराष्ट्रपति के पास, तो उसके बारे में वो सबसे पहले किसे बताएंगे? तो वो बताएंगे ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर को। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी 1971, और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये बात आपने याद रखनी है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था, और इससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था 1971 से पहले। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 मई 1987 को। इस तिथि को इसमें से दमन और दीव को अलग करके गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया, और यह हमारा 25वां स्टेट था। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1975 को। एक्चुअल में ये 15 मई को बना था। 26 अप्रैल को इसको राज्यसभा से जो बिल था उसको पारित किया गया था, और 15 मई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये हमारे देश का 22वां राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? यानी कि संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यह भी आपने याद रखना है, वो अस्थाई थे और ये स्थायी थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर थे? उसमें थे एक अध्यक्ष और 6 मेंबर, यानी कि 7। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 7। हमारा अगला प्रश्न है, यूसी से मिलता जुलता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो मैंने आपको अभी बताया 1+6 मेंबर थे और
एक था अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले कौन थे? वो थे HJ कानिया। हीरालाल जे कानिया नाम था इनका। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे ऑप्शन C गणेश वासुदेव मावलंकर, हमारे पहले लोकसभा स्पीकर। आगे प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? यानी कि उसको बनने में कुल कितना टाइम लगा था? वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमारे पास ये 4 अधिकार दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स की सूची में नहीं आता? तो वो है ऑप्शन D संपत्ति का अधिकार। ये भी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 44th अमेंडमेंट हुई तो इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर एक साधारण कानून का रूप दे दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? वो थे डॉक्टर BN राव। हमारा अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। किस राजनीतिक दल ने उसका बहिष्कार किया था, उसका बायकॉट किया था? वो किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बायकॉट करने के बाद अपने लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके लिए गुहार लगाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? तो हम जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन D सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। हमारा आखिरी प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 356 में किसका प्रावधान है? जो 356 जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, यह किस चीज़ की व्यवस्था करता है? यह करता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के बारे में। यानी कि अगर किसी राज्य के राज्यपाल को यह लगता है कि किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो शासन है इस राज्य का वो आप अपने हाथों में ले लीजिए, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल।